रात के 12 बज चुके थे। हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने सांस लेना ही भूल गया हो। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और किसी दूर से आती झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में था, सिवाय उस एक जगह के, एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जो बरसों से सुनसान पड़ी थी। और उसी हवेली के अंदर से किसी की टूटी हुई सी आवाज गूंज रही थी, मदद करो। कहते हैं उस रात किसी ने चीख सुनी थी, पर जो भी उस चीख तक गया वो कभी वापस नहीं लौटा। ये कहानी उसी खूनी हवेली की है, जहां मौत सिर्फ एक साया नहीं थी, एक जिंदा याद थी जो अब भी किसी का इंतजार कर रही थी। मेरा नाम राघव है। मैं एक पत्रकार हूं और मुझे अजीब रहस्यमयी जगहों की सच्चाई सामने लाने का शौक है। ज्यादातर लोग भूत प्रेत की बातों पर हंस देते हैं, मैं भी हंसता था, लेकिन एक रिपोर्टिंग ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पिछले साल एक असाइनमेंट के सिलसिले में मैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवनपुर गया था। यह गांव जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां रात को घना कोहरा सब कुछ निगल लेता था। वहां के लोगों से मैंने सुना, बाबूजी, यहां मत जाइए, मल्होत्रा हवेली में आज भी आत्माएं भटकती हैं। मैंने सोचा यह सब अंधविश्वास होगा, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था वो बनावटी नहीं लग रहा था। किसी ने बताया कि 30 साल पहले उस हवेली में मल्होत्रा परिवार का कत्ल हुआ था, पिता, माता और छोटी सी बेटी। और अजीब बात यह कि किसी को आज तक नहीं पता चला कि उन्हें मारा किसने। गांव के लोग उस जगह के आसपास भी नहीं जाते, दिन में भी नहीं। कोई कहता वहां से रात में किसी औरत की चीख आती है, कोई बोलता सफेद साड़ी वाली छाया खिड़की में खड़ी रहती है। किसी ने तो यह तक कहा कि वहां जाने वाला वापस नहीं लौटता। मैंने हंसते हुए कहा, भूत? ये सब फिल्मी बातें हैं। लेकिन भीतर से मेरे अंदर जिज्ञासा की आग जल चुकी थी। मैंने ठान लिया, मैं वहां जाकर खुद देखूंगा कि सच क्या है। मेरे साथ मेरा दोस्त समर था, जो मेरा साउंड रिकॉर्डिस्ट भी है। वो डरपोक था, पर मेरे साथ हमेशा रहता था। शाम ढल चुकी थी जब हम गांव पहुंचे। एक बुजुर्ग औरत जो चूल्हे के पास बैठी थी हमें देखकर बोली, बेटा, मत जाओ उस हवेली में, उस रात की चीख अब भी गूंजती है वहां। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, मैं पत्रकार हूं, मुझे सच दिखाना है। उसने गहरी सांस ली और बोली, सच? कभी कभी सच भी जानलेवा होता है। संभल लेना बेटा, वो हवेली सिर्फ पुरानी नहीं है, वो भूखी है। उसकी आखिरी लाइन ने मुझे पल भर के लिए सन्न कर दिया। भूखी? किस चीज की? मुझे नहीं पता था कि अगली रात मैं उसका मतलब समझ जाऊंगा। रात के 9 बजे हम दोनों टॉर्च, कैमरा और माइक्रोफोन लेकर मल्होत्रा हवेली पहुंचे। लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था, उस पर जंग और बेलें चिपकी थीं। गेट को धक्का दिया तो उसकी चरमराहट से जैसे पूरा जंगल जाग गया। कार की आवाज ने हवा को चीर दिया। अंदर घुसते ही एक बदबू ने हमारे नथुनों को जला दिया, जैसे सड़े कपड़े, मिट्टी और किसी पुराने खून की बू एक साथ मिली हो। हवेली के आंगन में सूखे पत्ते बिखरे थे और बीच में टूटा हुआ फव्वारा। समर ने डरते हुए पूछा, भाई, तू पक्का है ना, ये ठीक आइडिया है? मैंने कहा, डर मत यार, रिकॉर्ड कर, यही तो हमारा स्टोरी है। हमने कैमरा ऑन किया, हर दीवार, हर दरवाजे को रिकॉर्ड करने लगे। दीवारों पर धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी सी लड़की। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि तस्वीर के पीछे किसी के खून जैसे हाथों के निशान बने थे। समर ने कांपते हुए कहा, राघव, ये देखा तूने? मैंने कहा, हो सकता है किसी ने मजाक में किया हो। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, ठप। हम दोनों रुक गए। समर बोला, किसी ने दरवाजा बंद किया क्या? मैंने कहा, नहीं, शायद हवा होगी। लेकिन हवा के साथ एक और आवाज भी थी, पैरों की धीमी आहट। सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा था। मैंने कैमरा फोकस किया। सीढ़ियां खाली थीं, पर आवाज हमारे बिल्कुल पास आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? मैंने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ हवा का शोर। फिर अचानक कैमरे की लाइट झिलमिलाई और एक पल के लिए मुझे तस्वीर के शीशे में किसी का चेहरा दिखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, उसके बाल बिखरे हुए और उसका हाथ खून से सना हुआ था। वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर पीछे से एक छोटी बच्ची की हंसी हवा में गूंज उठी। अब हम दोनों वाकई डर चुके थे,
समर कांपते हुए बोला, राघव, अब बहुत हो गया यार, चल यहां से निकलते हैं। मैंने कहा, रुक 1 मिनट, ऊपर क्या है, ये देखे बिना नहीं जाऊंगा। समर डरते हुए बोला, पागल है तू। लेकिन मैं सीढ़ियां चढ़ गया। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही देखा एक कमरा आधा खुला था। अंदर से किसी के रोने की हल्की सी आवाज आ रही थी। हेलो, कोई है अंदर? मैंने पूछा। आवाज अचानक बंद हो गई। मैं धीरे धीरे अंदर गया। कमरे की दीवारों पर जले हुए निशान थे और कोनों में मकड़ियों के जाले। बिस्तर पर कुछ पड़ा था, एक सूखी हुई लाश जैसी चीज, जैसे सालों पुरानी हो। उसके पास एक डायरी रखी थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। मैंने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, मैं रुक्मिणी मल्होत्रा हूं। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो हम सब मर चुके हैं। हमारा कातिल अब भी यहीं है। इतना पढ़ते ही पीछे से समर की चीख आई, राघव नीचे आ, कैमरा अपने आप रिकॉर्ड कर रहा है। मैं भागकर नीचे आया। कैमरे की स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो चल रही थी। वही परिवार डिनर टेबल पर बैठा था। अचानक आदमी उठता है और चाकू से सबको मार देता है। वो चेहरा वही था जो मैंने तस्वीर में देखा था, मल्होत्रा साहब। फिर स्क्रीन अचानक काली हो गई और फिर एक औरत का चेहरा उभरा। वो बोल रही थी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। लाइट्स बंद हो गईं। समर चीख रहा था, राघव, कुछ पकड़ रहा है मुझे। मैंने टॉर्च ऑन की और देखा समर हवा में लटक रहा था। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और गले से खून टपक रहा था। उसका गला काट दिया गया था। मैंने भागने की कोशिश की, पर हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में वही औरत की आवाज गूंजी, अब तू भी जाएगा कहानी के साथ। फिर सब अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने हवेली के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। जब पुलिस अंदर गई, उन्हें बस एक कैमरा मिला। उस कैमरे की फुटेज में मैं दिख रहा था, कैमरे के सामने खड़ा, आंखों में लाल रंग और होंठों पर एक अजीब मुस्कान। पुलिस ने कहा, समर गायब है, राघव शायद पागल हो गया है। मुझे अस्पताल भेज दिया गया, पर आज भी हर रात मैं वही आवाज सुनता हूं, मदद करो। वही चीख, वही सर्द सन्नाटा, वही मल्होत्रा हवेली। कहते हैं वो हवेली अब भी वही है। और अगर आप कभी भैरवनपुर के आसपास जाएं तो रात को उस ओर मत देखना, क्योंकि जो वहां देख लेता है वो फिर कभी कुछ नहीं देख पाता। कहीं दूर हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। धीरे धीरे आवाज बंद होती है, मदद करो, और बस सन्नाटा।